नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादू। इसी श्रृंखला में हमारा आज का विषय है भू राजस्व विवाद और समाधान। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे मेहमान मौजूद हैं। आइए इनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ BM मिश्र जी मौजूद हैं, जो आयुक्त एवं सचिव हैं राजस्व परिषद उत्तराखंड के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ हमारे साथ SS पांगती जी भी मौजूद हैं, जो रिटायर्ड सदस्य हैं राजस्व परिषद के। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हम भू राजस्व की यहाँ पे बात करें, लेकिन सबसे पहले दर्शकों के लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि भू राजस्व क्या है। हाँ, भू राजस्व जैसा कि आप जानते हैं कि ये वेदकालीन सभ्यता के दौरान से हम लोग चले आ रहे हैं। तो माना जाता था कि ये ज़मीनें जो है राजा की हैं। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं भू राजस्व के संबंध में, तो सभी भूमि गोपाल की ये कहा जाता है जी। तो उसका आशय यही होता था कि सारी ज़मीनें जो है राजा की हैं। अब राजतंत्र ख़त्म हुआ, जमींदारों का तंत्र ख़त्म हुआ, सरकार आई, चुनी हुई सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य है। हम लोगों की जो ज़मीनें हैं तो उसको व्यवस्थित करने के लिए सरकार एक तरह का कर लेती है, जिसे हम लोग भू राजस्व कहते हैं। तो हमारी जो ज़मीनें हैं हम उसके एवज़ में उसका उत्पादन करते हैं। उस उत्पादन के दौरान जो प्रतिफल हमें प्राप्त होता है उसमें से कुछ अंश हम लोग देते हैं। चूँकि लोक कल्याणकारी राज्य है और राज्य सरकारों ने 3/1/8 एकड़ से कम की ज़मीनों पर जो भू राजस्व है वो माफ़ कर रखा है। तो इस तरह से अब भू राजस्व देने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। बाकी लोग अपना ज़मीनों से जो भी लाभ उठा रहे हैं उनका वो व्यक्तिगत ही होता है जी। पंकज सर, यहाँ पे आप भू राजस्व किस तरह से देखते हैं? देखिए, भू राजस्व जैसे अभी मिश्रा जी ने कहा, ये माना जाता है सवे भूमि गोपाल की। इसका तात्पर्य यह है कि गोपाल का अर्थ होता है शासक है, चाहे राजा है या सरकार है। तो क्योंकि जब भूमि को हमने ये माना कि गोपाल की है, इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हमारी जो है भूमि है जी। भूमि की व्यवस्था नहीं होगी तो समाज भी नहीं रहेगा जी। जैसे आप किसी वस्तु के बिना रह सकते हैं, आप मिठाई खाए बिना रह सकते हैं, आप सिनेमा देखे बिना रह सकते हैं, लेकिन बिना अन्न के आप जिंदा नहीं रह सकते जी। तो जो अन्न कौन देता है? भूमि से अनाज उगता है, उसी से अन्न हमको मिलता है। वही अगर नहीं रहेगा तो समाज की व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, और वैसे भी जो अन्य योजनाएं हैं, आप पोखरण में अगर आप एटम बम का परीक्षण करें तो वो भी एक भूमि पर है जी। वो भूमि किसी न किसी की है, तो उसकी व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। इसलिए भू राजस्व की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है हर एक योजना के लिए, हर एक शासन प्रशासन के लिए। आपके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें बनाइए, आप बांध बनाइए, आप हरिकोटा में आप लॉन्चिंग पैड बनाइए, जो बनाए वो भूमि पर ही होता है। भूमि का अर्थ केवल भूमि नहीं है। भूमि का अर्थ जहाँ जहाँ उत्पादक चीज़ें होती हैं, चाहे वो समुद्र हो चाहे धरती हो अपने संप्रदाय की, वो सारे उसकी योजना, उसके आंकड़े लेकर, उसकी सूचना एकत्र करके, उसके रिकॉर्ड तैयार करके, उसके बेसिस पे, उसके आकलन पर अगर योजना बने तभी सफल हो। बिल्कुल सर, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी विकास अगर होके जाता है तो भूमि से ही होके जाता है, क्योंकि अगर भूमि नहीं होगी तो विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो प्रदेश का, देश का विकास यहाँ पे नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या मिश्र जी आप ये मानते हैं कि अभी जो भूमि का रख रखाव है वो उस कदर नहीं जिस तरह होना चाहिए? हाँ, नहीं, पहले तो भूमि का रख रखाव कुछ अनियमित था, लेकिन वर्तमान सरकारों ने और कुछ भूमि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, तो भूमि का रख रखाव ठीक ढंग से होने लगा है। भारत सरकार की कुछ योजनाएं चल रही हैं। एक DIL RMP की मैं चर्चा करना चाहूँगा, जिसके माध्यम से अपने उत्तराखंड में हम लोगों ने 2 जनपद जो प्रोजेक्ट के रूप में लिए थे, अल्मोड़ा और पौड़ी। वहाँ पे हमने मॉडर्न रिकॉर्ड रूम और डिजिटाइजेशन, कैडेस्ट्रल मैप्स, इनके बारे में काफ़ी काम किया है। अब वो दोनों जनपद लगभग रेडी हो गए हैं और उनमें एकदम आधुनिक कार्यवाहियाँ हो चुकी हैं। एक क्लिक से आप अपनी ज़मीन का कंप्यूटर के माध्यम से पूरा लेखा जोखा प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी ज़मीन है।
कोई बेचने वाला ज़मीन किसी को बेच रहा है, उसका नामांतरण होता है, तो तहसीलदार जो है 45 डेज़ में, 45 दिनों में नामांतरण कर देता है। वो आप क्लिक के माध्यम से देख सकते हैं। हम लोग आगे जाके और सिस्टम में सुधार कर रहे हैं। हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उस पर RICMP जो एक सिस्टम डेवलप कर रहा है कि जो हमारा मुकदमा होता है ज़मीन संबंधी, उसका भी जो है अपडेट कंप्यूटर के माध्यम से होता रहे और लोगों को अपना पता चल सके कि उनका मुकदमे की क्या स्थिति है, उनका नाम चढ़ पाया कि नहीं चढ़ पाया। हमें कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे जो तकनीकी है इसको और हाई प्रोफाइल यहाँ पर किया जा रहा है। पंकति जी, तकनीकियाँ लेके आई जा रही ताकि सुलभ चीज़ें हो सके, इन तकनीकियों को आप किस तरह देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये तकनीकियाँ बेटर हैं? इसमें देखिए, मूल रूप में जैसे पहले मैंने कहा कि आप भी कहना लगभग सार वही है जी, कि भूमि के प्रबंधन के बारे में हमारे दस्तावेज सही होने चाहिए जी जी जी, और उसमें जो यथास्थिति है वो सही होना चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए जी। पहले जो ब्रिटिश टाइम में था या आज़ादी के वर्षों में भी रहा है, ये सारे रिकॉर्ड मैनुअली तैयार होते थे और जो काश्तकारों से रेवेन्यू वसूल भी किया जाता, भू राजस्व भी वसूल किया जाता था, उनको एक बाकायदा रसीद दिया जाता था जिससे वो आश्वस्त हो जाता था कि मुझसे अगर मेरी ज़मीन का अगर रकम कहते थे हम लोग, वसूल हो रहा है तो इसका मतलब उस भूमि में मेरा नाम अब भी बदस्तूर है। अब एक समय जब सरकार ने जो समाज के हित में ये उचित समझा कि भू राजस्व समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि भू राजस्व से उतनी आमदनी होती नहीं है जितना ब्रिटिश टाइम में होता था जी। समाप्त कर दिया, तो अब जो खातेदार है वो कैसे आश्वस्त होगा कि ज़मीन पर मेरा ही नाम चला आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि उसको तो कोई उसका संवाद ही नहीं है भू राजस्व की विभाग से। पहले उस रसीद के माध्यम से उसके संवाद स्थापित होता था कि मुझसे वसूल करने आए, मैंने दिया, तो उसके पास एक डॉक्यूमेंट भी रहता था, मैंने इसका भू राजस्व दिया इसलिए मेरा ये भूमि मेरी है। वर्तमान में कठिनाई ये हो गई है क्योंकि ये जो एक संवाद होता था खातेदार का विभाग के कर्मियों से, वो समाप्त हो गया, तो उसको कैसे दोबारा स्थापित किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा ये है कि कोई भी दस्तावेज आप तैयार करें या उसको अपडेट करें तो उसमें ये सर्वेक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। सर्वेक्षण करने के लिए आपको ब्रिटिश टाइम में नियम था कि हर 40वें वर्ष में एक बार सेटलमेंट किया जाएगा जी। जैसे अभी मिश्रा जी ने बताया कि हम ये इंश्योर तो कर सकते हैं कि कितने केसेस दायर हुए, उसका फैसला हुआ कि नहीं हुआ, उसका फैसले के अनुसार उस दस्तावेज में जो रिकॉर्ड में है उसका नाम चढ़ा कि नहीं, ये तो हम इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली मौके पर उस व्यक्ति का जो खाता है उस पर उसकी पहले ये भी होता था कि जो लेखपाल है, पहले पटवारी कहते थे प्रिंस में, पहले अब लेखपाल हो गए प्रिंस में। हमारे पहाड़ में अभी पटवारी है क्योंकि उनको पुलिस का अधिकार भी है, राजस्व पुलिस कहते हैं। तो वो मौके पे हर साल मौके पे जाता था। मैदानी क्षेत्र में हर एक खेत में प्रतिवर्ष लेखपाल को जाना जरूरी था। आज एक गांव में जाएगा, एक हफ्ते उस गांव का काम करेगा, फिर अगले हफ्ते लगातार वो करता था। तो जो रिकॉर्ड होते थे अपडेट हो जाते थे। बहुत सारे ऐसे भी केस हैं कि काश्तकार से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत अपना बाकी काम छोड़ के कोर्ट कचहरी का दौरा करेंगे, नहीं तो काम कब खेती करेगा। इसलिए ये नियम था कि अगर उस दौरान, जब वो पड़ताल कहते हैं उसको, सर्वे, जो सेटलमेंट जो सर्वे होता था गांव का, उस दौरान अगर उसको ये पता चला कि एक व्यक्ति जो खातेदार था उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके 3 लड़के हैं 4 लड़के हैं, तो उस पड़ताल के दौरान मौके पे जाके उनका नाम का अंतरण कर देता था ताकि वो काश्तकार को कोर्ट कचहरी का दौरे से बच जाए। तो वो प्रयास हर स्तर से, लेकिन अब ये जो है जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इंटरनेट आ गया है, सबके पास मोबाइल हो गया इत्यादि, उसके माध्यम से तो उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। ये तो है नहीं कि हम पुराने सिस्टम पर वापस जाएं। हम अब नहीं कर सकते हैं कि प्रत्येक पटवारी पड़ताल 3 वर्ष में, इसलिए कि वो पड़ताल ही करता रहेगा तो और काम छूट जाएगा। जी बिल्कुल, वही जो हम बात कर रहे थे कि अतिरिक्त कार्य उस पर लाद दिया गया है कि वो अपना जो बेसिक काम है वो तो कर ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए है ये नई तकनीक है जो आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब बिल्कुल बही खाता, क्या कहते हैं, जोत बही बना दिया गया हर एक के लिए। हर एक काश्तकार के नाम पर जितने खातेदार उनके पास एक बही, तो वो काश्तकार को अगर
उसके पास मोबाइल है, वो अपने उसमें देख के कुछ ऐसा सिस्टम करे कि वो वेरीफाइड ऑनलाइन अपने नाम के अंतरण करा सके। ऐसी टेक्निक संभव है आज के दिन। लेकिन अब ये भी जो तकनीक आया है अभी नया है ना, हम लोगों के भारतवर्ष में पर्वतीय क्षेत्र में अभी नया आया है, इसको ठीक करने में भी कुछ समय लगेगा। बिल्कुल, एक तो ये है, दूसरा पर्वतीय क्षेत्र में सिग्नल बहुत कमजोर होता है जी। आपकी ऑनलाइन तभी काम करेगा जो सिग्नल मजबूत है। यहाँ पहाड़ इतने ऊंचे नीचे हैं, मौसम इतना जल्दी खराब होता है, तो वो सिग्नल की जो कमजोरी है उसकी वजह से पहले हमें ये भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोई तकनीक लेके आते हैं तो उस तकनीक को कैसे हम वहाँ तक पहुँचाएंगे, हमें इस पे भी काम करना होगा। सर ने यहाँ पे पटवारी की बात करी थी, तो हम ये भी बताइए कि राजस्व पटवारी इस वक्त किन किन क्षेत्रों में है? हम हमारे यहाँ पे जितने मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे हमारे राज्य में हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर तथा कुछ नैनीताल का पोर्शन और कुछ देहरादून का पोर्शन, इसको छोड़ करके बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में पटवारी, उनका नाम दोनों इक्वल हैं, लेखपाल और पटवारी दोनों इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग लेखपाल बोलते हैं और वहाँ के लोगों को पटवारी बोलते हैं। भू राजस्व प्रशासन के साथ साथ, जैसा कि सर ने अभी बताया, वो लैंड ऑर्डर मेंटेन करने में भी सरकार का सहयोग देते हैं। तो उनको पुलिस प्रशासन के अधिकार पूरे जो है पुलिस के अधिकार हैं, और एसओ की तरह वो पूरी विवेचना करते हैं। अपने नायब तहसीलदार को जो एज ए सीओ काम करता है उसको रिपोर्ट करते हैं, और जो हीनियस क्राइम है या जहाँ पे ज़्यादा विवेचना की आवश्यकता है तो वो पुलिस को केस ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से राजस्व प्रशासन लैंड ऑर्डर मेंटेन करने में भी सहायक हो रहा है। साथ ही मैं ये भी आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि जैसा सर ने कहा, हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के प्रयोग के माध्यम से अभिलेखों का रख रखाव और उनमें क्या क्या जो अपेक्षित परिवर्तन हो किए जा सकते हैं। मैं आपके जानकारी में ये देना चाहूँगा कि भारत सरकार ने, अभी हम लोग एक मीटिंग में गए थे, तो भारत सरकार ने सिद्धांत सहमत व्यक्त कर दी है कि आप अपने पूरे उत्तराखंड का पुनः सर्वेक्षण कराइए, है ना। तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट के रूप में ड्रोन से हम लोगों ने एक जगह सर्वेक्षण कराया है। उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं उस पर डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ का लैंड रिकॉर्ड एकदम अपडेट हो, किसी तरह का विवाद ना हो। मेड़ संबंधी विवाद बहुत गाँव में होते हैं, तो उनको निस्तारित किया जा सके समय से, तो इसके लिए भी हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। एक हम लोगों ने रेवेन्यू कोर्ट मैनेज सिस्टम अप्लाई किया हुआ है, वो अभी इसी हफ्ते से शायद काम करना शुरू कर देगा। उसमें हर कोर्ट का ब्यौरा होगा, और कोर्ट का जो पीठासीन अधिकारी होगा, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कमिश्नर हो, इवन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, तो वो सब अपने अपने कोर्ट को अपडेट करेंगे वहीं से। और मतलब उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार, कोई भी अपने यहाँ से उसको देख सकता है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी की एक और विज़न है कि उसी में जो है दूसरे कोर्ट्स भी शामिल किए जाएं, तो उस पर भी प्रभावशाली कार्यवाही चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक ये भी दिया है कि आम जनता को न्याय उसके द्वार पे मिले, तो हम लोग उस पर भी कार्यवाही कर रहे हैं कि राजस्व प्रशासन आपके द्वार पर, ताकि जो है हमारा लेखपाल जाए और वहाँ पे उनकी समस्या का निराकरण करे, और उसमें यथोचित कार्यवाही करके जनता का मन जीतने का प्रयास करें। बिल्कुल, राजस्व प्रशासन आपके द्वार। पंकज जी, बहुत बढ़िया एक पहल यहाँ पे की जा रही है कि ताकि आपको परेशानी ना हो, और कोई परेशानी आपको है तो आपको समाधान बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाए। लेकिन हम यहाँ पर विवाद की भी बात कर लेते कि आपको क्या लग रहा है इस वक्त वर्तमान समय किस किस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं? विवाद का ऐसा है ना, देखिए पर्वतीय क्षेत्र जैसे देहरादून में तो इतने उद्योग आ गए हैं जी, खासकर स्कूल इतने खुल गए हैं, होटल और टूरिज्म काफ़ी बढ़ गया है। तो इसका जब ये इस किस्म के उद्योग आते हैं तो स्थानीय काश्तकार के अलावा बाहर से भी लोग आते हैं उनके, क्योंकि इसमें धन का निवेश की आवश्यकता होती है, बाहरी लोगों का आना लाजिमी है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। वो विवाद इसलिए होता है कि रिकॉर्ड में एंट्री ठीक नहीं है, तो वो बहुत सारे ज़मीनों के झगड़े होते हैं कोर्ट में, क्योंकि अपडेट नहीं हो पाया किसी वजह से। और उसका ज़मीन तो एक्वायर कर ली गई, भूमि एक्वायर करके दे दी गई उसको, और जो उसका
ये जो उसका कंपनसेशन आता है उसका उसी हिस्से में जिसकी जितनी ज़मीन गई है उतनी रेशियो में उसको वो कंपनसेशन की राशि मिलती है जी। और उसमें विवाद हो जाता है क्योंकि रिकॉर्ड करेक्ट अपडेट नहीं होता है तो कोर्ट में बहुत दिनों तक लंबा पड़ा रहता है जी। पड़ा रहता है तो कभी कभी उसका असर प्रोजेक्ट में भी पड़ता है। कोई जो बड़ा वो है पार्टी है वो कोर्ट से स्थगन आदेश भेजता है, जब तक स्थगन आदेश नहीं हटता है तब तक वापस कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो उसको अपडेट करने की आवश्यकता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो 73वां संशोधन हुआ उसमें गांव पंचायत में 3 स्तर की पंचायत हैं, गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इन 3 स्तर के जो ग्राम पंचायत कहलाते हैं इनको भी 73वां संशोधन के अनुसार कई अधिकार संविधान में दिए गए हैं, जो संविधान के 11वें अनुसूची में वो जो 29 विषय हैं उसका अधिकार ग्राम पंचायतों को भी दिया गया है। उसमें भूमि प्रबंधन, उसमें कृषि व्यवस्था लिखा हुआ, उसमें कृषि व्यवस्था भूमि व्यवस्था लिखा है, ये दिया गया है। तो आप लोग जो कर रहे हैं, जो आप इंटरनेट के माध्यम से जो सुविधा कर रहे हैं कि इनको भी इन्वॉल्व करके साथ लेने के संविधान ने तो अलाउ कर दिया। अब गांव पंचायत, क्योंकि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, पटवारी है, तो उसके कार्य क्षेत्र में हो सकता है 100, 150, 200, 300 गांव होंगे, वो हर समय हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता है। लेकिन गांव में जो वह है ग्राम प्रधान है या वार्ड मेंबर है, वो तो हर समय उपस्थित है वहाँ पर। उनको अगर अपने साथ जोड़ के उनको अगर इसकी ट्रेनिंग दे के कि भाई गांव की कोई झगड़ा विवाद आता है, 2 भाइयों में विवाद है, वहीं पर आप सुलझा सको गांव में, और उसका आप कम्युनिकेट कर दो क्योंकि वो पोर्टल खुला रहेगा। जी बिल्कुल। ये अपने इंटरनेट के माध्यम से और दोनों पार्टी के सहमति से सुलझा दो, तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी आपको मिल सकती है। लेकिन उसमें केवल यह है कि प्रधान को भी वहाँ के क्षेत्र पंचायत के लोगों को, जिला पंचायत के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसका सिस्टम निकालना पड़ेगा। अभी तो शायद नया है, तो अभी कैसे किस स्तर पर किसको, जैसे उदाहरण के लिए विलेज पंचायत में वाले कोई विवाद है, नहीं सुलझ पाया या सुलझ गया, गलत आदेश हो गया, तो उसकी अपील करने की भी व्यवस्था हो सकता है। उसी सिस्टम में दे पाए आपको इतना समय बच जाएगा आपका जी। वो जो क्षेत्र पंचायत का जो सदस्य है, जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा बदमाशी भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको उनके बीच ही रहना है बिल्कुल। वो और फिर वो जानता भी है कौन किसका भाई है, कौन किसका चाचा है, किसका कितना होता है, कौन किसकी कब डेथ हुई, इसका अधिकार कितना, वो जानता भी है। तो बहुत ज़्यादा बाजे केस जाएंगे जिसमें कि भ्रष्टाचार हो, कुछ गड़बड़ हो, लेकिन वो ज़्यादा आपको मदद कर सकता है बशर्ते उनका योगदान उस तरीके से आप दे पाएँ जी बिल्कुल। और अब तो मोबाइल में भी पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया है। बिल्कुल सर, पांगती सनी में समाधान के हमें बहुत सारे इश्यूज बताए कि कैसे समाधान हो सकता है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पे किस तरह के समाधान दिए जा रहे हैं? हाँ, समाधान की जो सर ने बताया उसकी व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ पे लैंड मैनेजमेंट कमेटी है, उसका ग्राम प्रधान निर्वाचित अध्यक्ष होता है, लेखपाल उसका मंत्री होता है। तो जो भूमि संबंधी व्यवस्थाएँ हैं, अलॉटमेंट हैं, तालाबों का अलॉटमेंट है, वो सब उनके द्वारा किया जाता है। नहीं, लेकिन ये है ना, पर्वतीय क्षेत्र में तो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है ही नहीं। हाँ, पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है, तो वहाँ पे इस टाइप की ज़मीनें नहीं है जहाँ पे अलॉट हो, वहाँ पे सीधा उत्तराखंड सरकार द्वारा अलॉटमेंट किया जाता है। वहाँ पर सीधे पंचायत को दिया जाता है। बिल्कुल सर, ये सुझाव अच्छा है जो कि सरकार लेती है, तो इससे फायदा राजस्व विभाग को ही होगा। क्योंकि समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है, आम जनता की भागीदारी किस तरीके से है यहाँ पे? आम जनता, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है, अगर उनको कोई समस्या है तो वहाँ पे अवगत करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड तहसीलदार से मिल करके समस्या का निराकरण करा सकते हैं। ये लोक कल्याणकारी राज्य है, हम लोग जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी सेवा के लिए हैं, और वो आएंगे, आम जनता का कोई भी आदमी आएगा तो हम लोग तत्पर रहते हैं कि उनकी समस्या का निराकरण करें। जी सर, आपको क्या लगता है, आप इसी क्षेत्र में कार्य करते करते आप रिटायर हो गए, आपको क्या लगता है, ठीक है सर, कोशिशें यहाँ पे की जा रही है, प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, बेहतर प्रयास होंगे, क्योंकि इसे एकदम से कोई कार्य शुरू होता है तो उसका अंत नहीं होता, आपको क्या लगता है? मूल में देखिए, आपको अपना जो अभिलेख है, रिकॉर्ड है, उसको यथाशीघ्र और बहुत तेजी से और बहुत सही तरीके से दुरुस्त करने का प्रयास करना पड़ेगा। वो मूल है, बेस है। अगर वो ठीक हो जाएगा, बहुत चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। उसमें आपको अगर समय नहीं मिलता है अपने कर्मचारी, जैसे मैंने कहा बहुत सारी ड्यूटीज़ एडिशनल आ गई हैं जिसमें समय निकालना मुश्किल होता है,
तो गांव पंचायत वगैरह उनको भी उनका सहयोग लिया जा सकता है। जी। जैसे एक कहीं पर ये प्रश्न आया था, भूमि सुधार में एक कदम ये उठाया गया चकबंदी का। जी। चकबंदी हमारे परिधि क्षेत्र में इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जिनके उनके नाम ही रिकॉर्ड में आया ही रिकॉर्ड में नाम नहीं है। जी वो सर। कोई तो कहते मेरे दादाजी का नाम चला आ रहा है, अभी मेरे पिताजी भी गुजर गए, उनका भी नाम ना, हमारा नाम तो आया नहीं। और वो जाते हैं कोर्ट में, ये ऐसी बात नहीं कि तहसील में जो कर्मचारी हैं पटवारी वो न करते हो, लेकिन उनके पास इतना पेंडिंग काम है कि वो इतनी तेजी से नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं तो वो फिर जाते हैं वहाँ एक बार दो बार के, तो काफी समय लग जाता है। बिल्कुल सर, मैं भी कह सकती कि हम यहाँ पे सर कार्यक्रम का समय यहाँ पे समाप्त हो गया है, माफ कीजिएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें रिकॉर्ड को यहाँ पे दुरुस्त करना होगा ताकि हम भू राजस्व को और बेहतर यहाँ पर जो सुविधाएं दे रहे हैं। सर मिश्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पाक्ति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो दर्शकों, यहाँ पर कोशिश की थी हमने भू राजस्व विवाद और समाधान किस तरीके से हो सकते हैं, आपको विस्तृत जानकारी यहाँ पर दे। हमारे दोनों मेहमानों ने यहाँ पे बहुत विस्तृत जानकारी हमें दी है। यहाँ हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमें कहीं ना कहीं अपने रिकॉर्डों को दुरुस्त करना होगा ताकि हम भू राजस्व के माध्यम से बेहतर भविष्य के और बेहतर प्रदेश का निर्माण कर सकें। नमस्कार।